हम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम रेस्पिरेटरी मॉड्यूल की फार्माकोलॉजी कर रहे थे और हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हम एंटी टीबी ड्रग्स को भी स्टार्ट कर चुके हैं। एंटी टीबी ड्रग्स की जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, मैं आपको बार बार ये बोलूँगी कि आप उस वीडियो को लाजमी देखें, फिर ही बाकी वीडियोज़ को कंटिन्यू करें, बिकॉज़ उससे आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप अगर पार्ट 1 वीडियो पहले देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी हम रिफेम्पिन कर रहे हैं। बेसिकली रिफेम्पिन भी हमारी एंटी टीबी ड्रग का ही पार्ट होती है। इट इज़ बैक्टीरियासाइडल। आइसोनियाज़िड भी हमारी बैक्टीरियासाइडल थी, रिफेम्पिन भी हमारी बैक्टीरियासाइडल है। रिफेम्पिन को इनकोड करने वाली जीन कौन सी है? आरपीओ जीन। तो अगर आरपीओ जीन में कोई म्यूटेशन हो जाएगी तो रिफेम्पिन भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आरपीओ जीन आपने लाजमी याद करनी है। रिफेम्पिन आपकी बाकी एंटी टीबी ड्रग से थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज इसका स्पेक्ट्रम काफ़ी ब्रॉड है। ये सिर्फ और सिर्फ टीबी के लिए नहीं बल्कि लेप्रेसी और दूसरे बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए भी दी जाती है। तो रिफेम्पिन इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड ड्रग। आप सिर्फ और सिर्फ टीबी के लिए नहीं बल्कि लेप्रेसी और बाकी बीमारियों के लिए भी दे रहे होते हैं। साथ ही साथ इट इज़ बैक्टीरियासाइड इन नेचर। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम वापस डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में मेनली जो मेन रेजिमी होती है उसमें आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, इथेनब्यूटोल और पायरिजोनामाइड होती है। साथ ही साथ हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी इंक्लूड करते हैं। आइसोनियाज़िड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आइसोनियाज़िड बेसिकली माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट करवा के हमारा जो टीबी का सेल था उसको ख़त्म कर रहा था, बट इसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा रहा था। रिफेम्पिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आरएनए बेकार होगा। आरएनए बेकार होगा मीन्स न्यूक्लिक एसिड सेल का ख़राब है, तो इस वजह से हमारा जो माइकोबैक्टीरियम वाला सेल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रिफेम्पिन का जो मेन साइड इफ़ेक्ट जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, जिससे पेशेंट सबसे ज़्यादा परेशान होता है, वो है ऑरेंज कलर्ड बॉडी फ्लूइड्स। जैसे ही बंदा रिफेम्पिन लेना शुरू करेगा कुछ अर्से बाद उसके टीयर्स ऑरेंज हो जाएंगे, इसका सलाइवा ऑरेंज हो जाएगा, इसका स्वेट ऑरेंज हो जाएगा, इवन इसका यूरिन का कलर भी ऑरेंज हो जाएगा। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे तो यूरिन में खून आना शुरू हो गया, बट एक्चुअली वो खून नहीं होता, वो ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से यूरिन आपका ऑरेंज आता है। अगेन अगर हम देखें साइड इफ़ेक्ट्स को तो रिफेम्पिन के साथ हमारा हमेशा रेड या ऑरेंज कलर्ड सीक्रेशन या यूरिन ही आता है, क्योंकि यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है। खैर ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें। अगर आपका पेपर है रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी का और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप एंटी टीबी ड्रग्स कैसे करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है, तो आप बस ये टेबल भी कर देंगे तो मोर देन इनफ है। खैर हम रिफेम्पिन की बात करें तो रिफेम्पिन हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था। अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ना आरएनए बनेगा, ना न्यूक्लिक एसिड सही बनेगा और ना ही हमारा सेल रहने के काबिल रहेगा। अल्टीमेटली जो बैक्टीरियल सेल है वो ख़त्म हो जाएगा। रिफेम्पिन को इनकोड करने वाली जीन है आरपीओ जीन। अगर आरपीओ जीन में म्यूटेशन हो जाएगी तो रिफेम्पिन भी बेकार हो जाएगा। साथ ही साथ कोई भी टीबी की ड्रग अगर आप अकेले दोगे तो रेजिस्टेंस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगी। मेन साइड इफ़ेक्ट इसकी ऑरेंज सीक्रेशन, ऑरेंज टीयर्स, ऑरेंज यूरिन यही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम वापस से रिपीट कर देते हैं कि रिफेम्पिन हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से आरएनए सही नहीं बनेगा, मीन्स न्यूक्लिक एसिड सही नहीं बना, और जैसे ही न्यूक्लिक एसिड ख़राब होगा तो हमारा जो माइकोबैक्टीरियम का सेल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये हमारे सारे सेल्स में हर जगह दाखिल हो जाएगा, इवन आपके सीएसएफ में भी चला जाएगा। अगर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारे लिवर से मेटाबोलाइज्ड होता है। अच्छा, बेसिकली जो हमारा रिफेम्पिन है ना वो हमारा एक एंजाइम है P450, इस एंजाइम को बनाना शुरू कर देता है। यानी अगर आप रिफेम्पिन ले रहे हैं तो अल्टीमेटली P450 एंजाइम आपका बढ़ जाएगा। अब जो ड्रग्स हमारी P450 से मेटाबोलाइज हो रही हैं, अब P450 ज़्यादा हो गया तो वो ड्रग्स भी ज़्यादा मेटाबोलाइज होंगी। अब अगर वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होंगी तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट भी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, यानी जो ड्रग्स P450 एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रही हैं वो अब जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगी, जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगी, और जब वो बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगी तो वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कम दिखेंगी, क्योंकि आपकी ड्रग बॉडी में बची ही नहीं है।
तो हमारे जो भी वारफरिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एंटी कन्वल्जेंट्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, साइक्लोस्पोरिन्स हैं, कीटोकोनाजोल है, ये सब P450 से मेटाबोलाइज होते हैं। अब अगर किसी पेशेंट ने रिफेम्पिन ली है तो इसका ये P450 एंजाइम ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही P450 एंजाइम ज़्यादा होगा तो इन ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, एलिमिनेशन बढ़ जाएगी और ये वक्त से पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ड्रग हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, ठीक है। टीबी वाले पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेते हैं। अगर वो वारफरिन पे या कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे या साइक्लोस्पोरिन पे होगा तो हम इन ड्रग्स का डोज बढ़ा देंगे, क्योंकि रिफेम्पिन तो हमारा P450 एंजाइम को बढ़ा के इन ड्रग्स को जल्दी ख़त्म कर रहा है ना, तो इस वजह से हम इनका डोज बढ़ा देंगे ताकि ड्रग्स अपना काम कर सकें। अदरवाइज ये बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे और कोई काम ही नहीं कर पाएंगी। यूजेस क्या है, यूजेस यही है कि आप टीबी में इसको देते हो, चाहे वो लेटेंट हो या एक्टिव हो, साथ ही साथ आप इसको लेप्रेसी में भी देते हो। इसके अलावा अगर मेनिंजोकोकल या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का एक्सपोजर ज़्यादा है तो इसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी देते हो, बट मेनली पेपर में आपसे टीबी और लेप्रेसी का ही पूछा जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट्स में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑरेंज कलर्ड यूरिन है, ऑरेंज कलर्ड स्वेट है, टीयर्स है, सारी सीक्रेशंस हमारी ऑरेंज हो जाएगी। पेशेंट देख के बहुत घबरा जाएगा, बट ये कोई जानलेवा चीज़ नहीं है। बस आप ये समझे कि दवाई की वजह से आपकी सीक्रेशंस को कलर दे दिया गया, कोई बीमारी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप पेशेंट को काउंसिल करके वापस भेज दें, कोई एडिशनल दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हिपेटोटॉक्सिक होती है, स्पेशली अगर आइसोनियाजिड के साथ आप कंबाइन करो। इसके अलावा स्किन रैश कराएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नेफ्राइटिस, लाइट चेन प्रोटीन यूरिया, और अगर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा दे देंगे तो आपको ये फ्लू लाइक सिंड्रोम और अनीमिया भी कराएगी। ये बेसिकली ट्वाइस डेली नहीं, ट्वाइस वीकली है, ठीक है। तो अगर आप इसको ट्वाइस वीकली दे देंगे तो ये आपको फ्लू लाइक सिंड्रोम और अनीमिया भी कराएगी। अब बेसिकली हमारे पास और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं रिफेम्पिन के, जैसे है रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन, रिफामिक्सिन, ठीक है। तो रिफाब्यूटिन हम कब देते हैं, जब एक ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी एड्स था, एड्स की वजह से इसकी इम्यूनिटी कम हो गई, फिर इसको टीबी हो गई, ठीक है। तो एड्स के ऊपर टीबी हुई है तो इस केसेस में हम उस पेशेंट को रिफाब्यूटिन देंगे। और अगर इसको ऑलरेडी पेशेंट को कोई लेटेंट इन्फेक्शन है, ऑब्वियसली टीबी होगी तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, तो इसके अंदर जो पुराने इन्फेक्शंस लेटेंट होंगे वो वापस उभर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे ही रिफापेंटिन दे देंगे इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनियाजिड। और अगर किसी को ट्रैवलर्स डायरिया हो रहा है तो हम उस कंडीशन में रेफामिक्सिन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिफेम्पिन कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो, कुछ भी ना समझ आए तो